नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाता है। अब हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 21A वाज नॉट ओरिजिनली द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के द्वारा इसे एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि इससे पहले कई सारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट्स आ चुकी थी, जिसमें राइट टू एजुकेशन को ऑलरेडी आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ का हिस्सा बता दिया गया था, यानी कि एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन पार्लियामेंट ने फिर भी अलग से एक फंडामेंटल राइट के रूप में इसे लाया। ऐसा क्यों किया गया वो हम समझेंगे। इससे पीछे के क्या बैकग्राउंड रहा, क्या क्या फैक्ट्स रहे, वो हम जानेंगे। साथ ही में जानेंगे कि आर्टिकल 21A आने के बाद इसे किस तरह से इंप्लीमेंट किया गया। राइट टू एजुकेशन बिल जो लाया गया या राइट टू एजुकेशन एक्ट जो लाया गया 2009 का, उसके तहत क्या क्या बदलाव लाए गए, आरटीई के क्या क्या मेन फीचर्स हैं, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा, बिकॉज आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे इन दोनों चैनल्स को ज्वाइन किया। मुझे उम्मीद है कि डेली बेसिस पे यहाँ पे यूपीएससी से जुड़ा हुआ जो कंटेंट आपके लिए भेजा जाता है, आप उसका लाभ उठा रहे होंगे। चलिए बात करते हैं एजुकेशन की। देखिए, एजुकेशन जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा लेट्स से हमारे लाइफ का हिस्सा है, जो कि ना केवल हमारे नेशन बल्कि हमारी सोसाइटी एंड इंडिविजुअल तीनों के लिए ही बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। अगर मैं नेशन की बात करूं तो बेडरॉक ऑफ द नेशन इसे कहा गया है एंड नेशन के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अगर वहीं पे हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो इंडिविजुअल के लिए स्किल्स, उसकी पर्सनल एम्पावरमेंट, उसकी पर्सनल सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो एजुकेशन के बिना अधूरी है। और अगर हम बात करें सोसाइटी, तो सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी जो है वो एजुकेशन के बिना अधूरी है, संभव ही नहीं है। ऐसे में एजुकेशन जो है वो हमेशा से हमारे लिए एक बहुत ही एक प्रिय सब्जेक्ट रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है। इवन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमें देखने को मिलता है कि एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है। इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि एजुकेशन को एक इंपॉर्टेंट प्लेस भी मिला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पर आर्टिकल 45 के रूप में हमारे जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में स्टेट के लिए एक ऑब्लिगेशन लाया और कहा गया कि स्टेट हर तरह से कदम उठाएगी, हर तरह से कोशिश करेगी टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अंटिल दे अचीव द एज ऑफ 14। सो बेसिकली यहां पर कहा गया कि भाई जब तक एक बच्चा 14 वर्ष की उम्र अचीव नहीं कर लेता, तब तक स्टेट की जिम्मेवारी रहेगी कि स्टेट हर कदम उठाए उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। यहां पर हमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलता है कि ये जो डीपीएसपी है, ये इकलौती ऐसी डीपीएसपी थी जिसके लिए एक टाइमलाइन सेट की गई थी और कहा गया था कि विद इन 10 ईयर्स जो है स्टेट को यहां पर कदम उठाने होंगे। अब हम सब जानते हैं कि भाई डीपीएसपी जो है उनके लिए इवन इफ द टाइमलाइन इज सेट, हम सब जानते हैं कि भाई डीपीएसपीज आर नॉट जस्टिसिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट स्टिल इट वाज पार्ट ऑफ द डीपीएसपीज। फिर आता है हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसके तहत एक और इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया और जो एजुकेशन सब्जेक्ट है उसे कंकरेंट लिस्ट में लाया गया, ताकि एजुकेशन के ऊपर स्टेट एंड सेंटर दोनों मिलकर कदम उठा सकें। अगर स्टेट्स को कहीं पर कोई लैक्यूना लगता है या स्टेट को कोई नीड फील होती है तो अपनी स्टेट के स्पेसिफिक एरियाज के लिए उसके रिलेटेड कदम उठा सके, और वहीं पर सेंटर जो है वो नेशन के लिए पूरे कानून बना सके, पॉलिसीज को बना सके। सो ये दो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती हैं एजुकेशन से जुड़ी हुई। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट भी डिक्लेयर किया। अब हमें एक मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस देखने को मिलता है 1992 में। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि भाई देखिए, एजुकेशन इज इंटीग्रल टू द राइट ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21। अब ये एक ऐसा केस था जहां पर एक स्टूडेंट थी, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी, हाई फी होने के कारण मेडिकल कॉलेज की जो स्टूडेंट थी वो अपनी फी नहीं पे कर पाती है एंड उनको कॉलेज से निकाल दिया जाता है। शी चैलेंज दिस हाई फी एंड अल्टीमेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई एजुकेशन जो है ना वो राइट टू लाइफ का हिस्सा है। अगर आप एक बच्चे से एजुकेशन छीन रहे हो, उसका राइट टू लाइफ आप इन्फ्रिंज कर रहे हो। फिर नेक्स्ट ईयर एक और केस आया, दैट इज उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। 1993 में ये केस आया एंड इसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेम बात को दोहराया, थोड़ा सा एक्सपैंड किया और कहा कि राइट टू एजुकेशन, ऑल्दो इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड एज राइट as a fundamental right in the constitution, it is implicit in the right to life guaranteed under article 21। एंड इसीलिए सरकार को यहां पर कदम उठाना होगा कि जो 14 ईयर्स तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हर तरीके से मुहैया कराई जाए एजुकेशन, एंड दैट टू फ्री एजुकेशन। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी। एंड यहां पर स्टेट के लिए भी कहा गया कि भाई आप देखिए, क्योंकि आर्टिकल 45 तो ऑलरेडी बात कर रहा है कि भाई आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो आप अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी डेवलपमेंटल
कैपेसिटी के हिसाब से आप एजुकेशन प्रोवाइड करें, उसमें कोई लैक्यूना नहीं होना चाहिए। दैट वाज द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसके तहत टू एंश्योर दैट एजुकेशन रीचेज एवरीवन अंटिल द एज ऑफ 14, यहां पर ऑनरेबल हमारे जो पार्लियामेंट थी उन्होंने 3 चीजें इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आया। पहला तो ये कि 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 21A को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके द्वारा हर वो चाइल्ड जो कि 6 to 14 ईयर्स तक की एज के बीच में लाई करता है, उन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार दिया गया। तो फुल टाइम यहां पर एलिमेंट्री एजुकेशन उनका अधिकार दिया गया। दूसरा यहां पर जो आर्टिकल 45 था, अब क्योंकि हम बात कर रहे थे आर्टिकल 45 की 2 मिनट पहले, तो हमने कहा कि आर्टिकल 45 में ओरिजिनली 6 to 14 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए कंपलसरी उनके लिए एजुकेशन के लिए स्टेप्स उठाने के लिए सरकार को डीपीएसपी या दिशा निर्देश दिया गया था। अब इनके लिए जो है 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमने आर्टिकल 21A ले आया। तो अब क्या किया गया हमारे पार्लियामेंट के द्वारा, जो आर्टिकल 45 था उसकी वर्डिंग चेंज कर दी और ये कहा गया कि अब जो है स्टेट शैल वर्क टू एंश्योर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड फ्री मैंडेटरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रंस अप टू एज ऑफ 6। तो बेसिकली आर्टिकल 21A ने 6 to 14 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लेकर आया। एट द सेम टाइम जो आर्टिकल 45 है, जिसमें पहले इन स्टूडेंट्स को कवर किया गया था, अब इसमें क्या किया गया, जो 6 से कम उम्र के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो न्यू बॉर्न है वहां से लेकर जो 6 ईयर्स तक के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहां पर ऑनरेबल हमारी पार्लियामेंट ने यहां पर क्या कहा कि भाई हमारी सरकार कदम उठाएगी कि उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर मिले एंड फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन मिले अप टू द एज ऑफ 6, क्योंकि 6 के बाद तो हमारा आर्टिकल 21A इज देयर टू टेक केयर ऑफ देम। एंड साथ ही में आर्टिकल 51A में भी बदलाव लाया गया, उसमें एक क्लॉज ऐड किया गया, दैट इज 51A क्लॉज के, जिसके द्वारा पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। सो दैट फंडामेंटल ड्यूटी वाज आल्सो एडेड। सो ये 3 बदलाव जो है 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाए गए। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 21A की वर्डिंग है क्या कहता है आर्टिकल 21A, थोड़ा सा समझ लेते हैं। आर्टिकल 21A टॉक्स अबाउट राइट टू एजुकेशन। एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, अगेन कहता है द स्टेट शैल। अब देखिए शैल वर्ड का इस्तेमाल हो गया, तो इसका मतलब स्टेट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इट हैज टू डू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, किसको, टू ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। सो बेसिकली यहां पे स्टेट के लिए कहा गया कि भाई आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रोवाइड करनी होगी। कैसे, कहता जी उसके लिए आप अपने कानून बनाकर खुद से डिटरमाइन करोगे कैसे प्रोवाइड करोगे। अब इन परसुएंस टू दीज 3 वर्ड्स यहां पर हमें देखने को मिलता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया 2009 में, जबकि इसे इंप्लीमेंट किया गया, लागू किया गया 2010 में 1 अप्रैल से। अब इसमें क्या कहा गया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें पढ़ने होंगे, वो यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो इस एक्ट में राइट ऑफ चिल्ड्रन जो है, दैट इज राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इसे डिक्लेयर किया गया, इसे फिर से मैनिफेस्ट किया गया कि देखिए आर्टिकल 21A के तहत इसमें हम वो राइट टू एजुकेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लोगों के लिए धरातल पर लेकर आ रहे हैं। दूसरा यहां पर क्या किया गया कि भाई स्टेट की क्या ऑब्लिगेशन है वो यहां पर मैनिफेस्ट की गई कि भाई इट क्लैरिफाइज दैट कंपलसरी एजुकेशन मींस ऑब्लिगेशन, अब स्टेट की ऑब्लिगेशन है ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री एंड एलिमेंट्री एजुकेशन एंड एंश्योर कंपलसरी एडमिशन, अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहां पर क्या ऑब्लिगेशन है स्टेट की वो बता दी गई। सबसे पहले तो बच्चों का राइट डिक्लेयर कर दिया गया, दूसरा ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट डिक्लेयर कर दी। क्या ऑब्लिगेशन है कि भाई आप कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, फ्री प्रोवाइड करोगे, आप इंश्योर करोगे कि बच्चों के एडमिशन हो। अब इसीलिए देखिए हमारे यहाँ पर जो स्कूल टीचर्स हैं या जो हमारे वहां पे और जो ऑफिशियल्स होते हैं वो जाते हैं, घरों में पता करते हैं। इवन आंगनवाड़ी वर्कर्स की ड्यूटी लगाई जाती है घरों में पता करने के लिए कि भाई कोई घर में ऐसा बच्चा तो नहीं है जो स्कूल से ना जा रहा हो स्कूल में। क्यों? क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी है कंपलसरी एडमिशन की, एंड सरकार को इंश्योर करना होता है कि अटेंडेंस भी पूरी हो एंड कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन भी हो। बच्चा जो है 14 ईयर्स तक का जो बच्चा है वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करे, सरकार को ये इंश्योर करना है। तीसरा फ्री, मतलब ये कि भाई देखिए नो चाइल्ड शैल बी लायबल टू पे एनी काइंड ऑफ ट्यूशन फी जो कि उसकी पढ़ाई में बाधा बन सके। तो यहां पर ये डिक्लेयर किया गया कि भाई इट विल बी फ्री, द एजुकेशन विल बी फ्री। नाउ साथ ही में यहां पर कहा गया, इस एक्ट में ये चीज इंश्योर की गई है कि जो अब तक नॉन एडमिटेड चिल्ड्रन है
उन्हें एज अप्रोप्रिएट क्लासेस में बिठाया जाए। मान लीजिए एक बच्चा है जो कि छूट गया, नेट से बच गया, अब उसको क्या किया गया कि मान लीजिए वो 10 साल का हो गया, ठीक है, 10 साल का उम्र का बच्चा कौन सी क्लास में बैठना चाहिए, उसके हिसाब से ये कहा गया है कि उसे यहां पर एडमिशन दो और उस क्लास का हिस्सा बनाओ। फिर क्या कहता है जी, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की और क्या ड्यूटीज हैं। अब देखिए गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो है। अब स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की आपस में क्या क्या ड्यूटीज हैं, वो आपस में कैसे जिम्मेवारियों को बांटेंगे, फाइनेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है इस एक्ट में। साथ ही में इस एक्ट में नॉर्म्स को ले डाउन किया गया है कि जो हमारा प्यूपिल टीचर रेशो है वो कितनी होगी, यानी कि एक टीचर कितने बच्चों की क्लास को पढ़ाएगा, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स मैक्सिमम हो सकते हैं, वो सारी रेशोज जो है यहाँ पर बताई गई हैं। बिल्डिंग्स की क्या क्या यहाँ पर, बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, फॉर एग्जांपल हर बिल्डिंग में रैंप होना जरूरी है ताकि वो एक्सेसिबल हो, इसी तरह से टॉयलेट्स का होना जरूरी है। ये सारी चीजें जो है इस एक्ट में बताई गई हैं। साथ ही में इसमें बताया गया है कि जो स्कूल वर्किंग डेज हैं वो कितने होने चाहिए, टीचर्स की ड्यूटी कैसी रहेगी, कितने वर्किंग आवर्स रहेंगे, तो ये सारी जो चीजें हैं इस एक्ट में हमें बताई गई हैं। साथ ही में बताया गया कि भाई देखिए पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक लेवल पे देखा जाता था कि पर टीचर कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें मान लीजिए 2 गांव हैं, एक गांव में 10 बच्चों पर एक टीचर है एंड एक गांव में लेट्स से 100 बच्चों पर एक टीचर है। अब इन दोनों को मिलाकर रेशो निकाल ली जाती थी और कह दिया जाता था कि भाई 55 स्टूडेंट्स पे एक टीचर आ रहा है, जबकि हो क्या रहा था, एक जगह पे तो 10 टीचर 10 बच्चों पे एक टीचर है और दूसरी जगह पे 100 में एक था। अब इसको यहां पर बदलने की कोशिश की गई और कहा गया कि भाई देखो हर स्कूल में आप ये डिसाइड करोगे कि रेशो सही निकल कर आनी चाहिए जो कि इस एक्ट में दी गई है। यहां पर आप यहां पे डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक या फिर स्टेट को आप एक यूनिट के रूप में नहीं लोगे, यहां पर आप जो प्यूपिल टीचर रेशो है ना वो हर स्कूल में देखोगे कि सही बैठ रही है। तो इससे होगा क्या, जो रूरल एरियाज हैं, जो गांव हैं, वहां पर पहले ऐसे देखने को मिलता था कि टीचरों को जाना पसंद नहीं था, तो एक ही टीचर होता था, वो 10-20 वो लेट्स से 3-4 क्लासेस को संभाल रहा होता था, तो रेशो बहुत ही ज्यादा स्क्यूड थी। लेकिन अब उस रेशो को इस एक्ट से ठीक करने की कोशिश की गई है। फिर कहते हैं जी इट प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर नॉन एजुकेशनल वर्क। पहले ऐसा होता था कि जो टीचर्स होते थे उन्हें कोई पॉलिटिकल रैली है उसमें भी डिप्लॉय कर दिया जाता था कि भाई आपको पॉलिटिकल रैली में लोगों को लेकर आना है, कोई नेता आ रहा है तो वहां पे भी डिप्लॉय कर दिया जाता था, डीसी की कोई विजिट है तो वहां पे डिप्लॉय कर दिया जाता था, कहीं पे भी होती थी तो। लेकिन अब यहां पर उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई और कहा गया कि कुछ ही ऐसे काम हैं जो कि नॉन एजुकेशनल वर्क्स है जहां पर टीचर्स की आप ड्यूटी लगा सकते हो, जैसे कि एक तो सेंसस ड्यूटी लगती है 10 साल में एक बार, या फिर जब लोकल अथॉरिटीज के चुनाव होते हैं या फिर स्टेट या फिर पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं आप वहां पर इनकी ड्यूटी लगा सकते हो, और या फिर जब डिजास्टर रिलीफ का कोई काम है वहां पर आप इन टीचर्स की ड्यूटी लगा सकते हो, इसके बाहर जाके आपकी कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। फिर कहता है जी प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएटली ट्रेन्ड टीचर्स। अब टीचर्स को लाने की क्या एंट्री लेवल क्वालिफिकेशंस होंगी, टीचर की प्रोग्रेस के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, वो भी इस एक्ट में बताई गई हैं। सो बीएड वगैरह करना होता है वो हो गया, फिर वो जो आप देखते हैं एचटेट हो गया या सीटेट हो गया, इस तरह के एग्जाम्स हो गया, वो सारे यहां पर दिए गए हैं। ठीक है जी। फिर यहां पर कुछ प्रोहिबिशंस लगाई गई हैं, टीचर्स के ऊपर भी कुछ प्रोहिबिशंस हैं, जैसे कि टीचर एक स्टूडेंट को फिजिकली या फिर मेंटली हरास नहीं कर सकता, मारने पे पाबंदी लगा दी गई, टॉर्चर करने पे पाबंदी लगा दी गई। स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर द एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन, अब ये जो चिल्ड्रन को एडमिशन देने के लिए जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। स्क्रीनिंग, उसके बाद क्या है जी, कैपिटेशन फी, जो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा और हाई फी लेते हैं कैपिटेशन के नाम पे, वो यहाँ पर नहीं लगेगी। साथ ही में कहा गया कि भाई स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन रन नहीं किए जा सकते, प्राइवेट ट्यूशन टीचर जो है वो नहीं दे सकते। खास करके ये जो एक्ट है प्राइवेट जो हमारे जो एजुकेशनल स्कूल्स हैं, जो मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके ऊपर ये एक्ट जो है ज्यादा नकेल कसता है। साथ ही में कहा गया कि भाई जो डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम है, जैसा हमारा सिलेबस होगा, जो क्लासेस में पढ़ाया जाएगा वो कैसा होगा, उसकी रूपरेखा कैसी होगी, उसको भी यहाँ पर निर्धारित करने की कोशिश की गई है कि एक ऐसा करिकुलम बनाना है विच टॉक्स अबाउट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, बिल्डिंग चिल्ड्रंस नॉलेज, देयर कैपेसिटी, ये सारी चीजें यहाँ पर इसमें कही गई हैं कि भाई कैसा हम करिकुलम बनाना चाहते हैं। तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये सारी चीजों को इंक्लूड करने की बात की गई है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने आर्टिकल 21A जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन के फंडामेंटल राइट को लेकर आया,
उसे हमने देखा, उसके पीछे का बैकग्राउंड देखा और फिर जाना कि RTE एक्ट में क्या 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।